तो आज हम सर्कुलेशन कर लेते हैं। बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। चलो, अभी हमने पढ़ा कि सारे लिविंग सेल्स को ऑक्सीजन चाहिए और अलग से जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ग्लूकोज है या अमाइनो एसिड्स हैं या बाकी न्यूट्रिएंट्स चाहिए, और जो टिश्यू जो वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज कर रहा है उससे उसको छुटकारा भी चाहिए। सो ऑब्वियसली कोई एक मीडियम होना चाहिए ना, जो ये सब चीजें ला रहा है और यहाँ से ले जा रहा है। तो वो ही मीडियम क्या है? ह्यूमंस में ब्लड है, ह्यूमंस में और हायर एनिमल्स में। ठीक है, ये भी किस चीज पे डिपेंड करता है कि कौन से एनिमल में कौन सा मेथड होगा, उसके क्या कहते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड करेगा। जो हमारे सिंपल ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे स्पंजेस एंड सिलेंट्रेट्स, उनमें क्या होगा कि ये एमन ऑर्गेनिज्म, तो स्पंजेस का नाम ही स्पंज इसलिए इनमें बहुत सारे होल्स होते हैं, तो वो एक्वेटिक या मरीन एनिमल्स हैं। तो वो क्या करेंगे, इधर से पानी लेंगे और उस पानी से अपना सारा जो ट्रांसपोर्ट है करके और इधर से निकाल देंगे। तो उनके पास कोई ब्लड या लिम्फ नहीं है, तो वो वाटर की हेल्प लेते हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए। बट जो हायर ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें ब्लड एंड लिम्फ दो फ्लूइड्स होते हैं, या तो इनमें से एक होगा या दोनों होंगे। जैसे ह्यूमंस में दोनों होते हैं तो वो होता है। ब्लड इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड बॉडी फ्लूइड बाय मोस्ट ऑफ द हायर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, चलो ब्लड की बात करते हैं। ब्लड में क्या होता है? फ्लूइड मैट्रिक्स, प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स। ठीक है, प्लाज्मा होता है हमारा अराउंड 55% और फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं हमारे 45%। ठीक है, प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा 90 to 92% वाटर है। 6 to 8% प्लाज्मा में होते हैं प्रोटीन। प्लाज्मा का कलर क्या होता है? स्ट्रॉ कलर। ठीक है, बहुत ही फेंट सा रेड कलर, रेड नहीं मानो, येलोइश रेड मान लो। ठीक है, 6 to 8% होते हैं प्रोटीन्स। प्रोटीन्स में क्या क्या होते हैं? फाइब्रिनोजन, ग्लोब्यूलिन्स, एल्ब्यूमिन्स। इनका अलग अलग काम है। फाइब्रिनोजन का मेन काम क्या है? क्लोटिंग या कोएगुलेशन कराना। ग्लोब्यूलिन का मेन काम क्या है? डिफेंस मैकेनिज्म। और एल्ब्यूमिन्स का मेन काम क्या है? ऑस्मोटिक बैलेंस। ऑस्मोटिक बैलेंस का मतलब क्या है कि जो फ्लूइड है वो आपके ब्लड में ही रहे। अब कई बार क्या होता है, एक डिजीज होगा जिसके बारे में हम एक्सक्रीटरी सिस्टम में पढ़ेंगे, नेफ्रोटिक सिंड्रोम। नेफ्रोटिक सिंड्रोम में क्या होता है, जो एल्ब्यूमिन है वो किडनी से रिलीज होता रहता है, किडनी उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाती और वो यूरिन के थ्रू पास होता रहता है। ठीक है, सो यूरिन में एल्ब्यूमिन बढ़ जाता है। सो जो आपका बॉडी में एल्ब्यूमिन ऑब्वियसली वो कम हो जाएगा। जैसे ये काफी कम हो जाता है बॉडी में, तो ऑस्मोटिक बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाएगा। तो अब आपका जो ब्लड है वो हाइपोटोनिक हो गया एज कंपेयर टू योर टिश्यू फ्लूइड। तो टिश्यू फ्लूइड हो जाएगा हाइपरटोनिक। सो आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में कि अगर हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक है तो जो वाटर है वो कहाँ आएगा? हाइपो से हाइपर में जाएगा, है ना। तो जो जैसे ही ये ब्लड में से फ्लूइड निकल के टिश्यू में घुस जाता है तो फिर क्या होता है? एडिमा होता है। तो मोस्टली बच्चों में होता है नेफ्रोटिक सिंड्रोम। तो बच्चों में फेस पे, बॉडी पे उनकी सारा सूजन आ जाती है, बहुत ज्यादा। सूजन का मेन कारण क्या होता है? फ्लूइड एक्युमुलेशन हो जाती है। ठीक है, सो एल्ब्यूमिन इसको प्रिवेंट करता है। एल्ब्यूमिन ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करके रखता है। और क्या होता है? प्लाज्मा में मिनरल्स होते हैं, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट। फिर ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, लिपिड्स, क्लोटिंग फैक्टर्स, ये सब होता है हमारे प्लाज्मा में। प्लाज्मा में से अगर आप क्लोटिंग फैक्टर निकाल दो तो जो बचता है वो होता है सीरम। सो अगर आपको कभी कोई मानो कट लग गया और ब्लीडिंग शुरू हो जाती है कि ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है, थोड़ी देर बाद एक स्कैब बन जाएगा ना वहां पे, ब्लीडिंग रोकने के लिए। उसके बाद कभी आप ध्यान से देखना, कभी कभी उसमें से एक येलोइश फ्लूइड ooze आउट कर रहा होता है, वो होता है सीरम। क्यों? क्योंकि जो सारे क्लोटिंग फैक्टर थे वो तो यहाँ यूज हो गए इस क्लोट को बनाने में। सो जो फ्लूइड बाद में बचा वो ooze करता है कभी कभी, उसको बोलते हैं हम सीरम। चलो, ये मैं एक मिनट हटा दूं, फिर मैं आपको फॉर्म्ड एलिमेंट्स पढ़ा देता हूँ। फॉर्म्ड एलिमेंट्स बेसिकली सेल्स तीन तरीके के होते हैं मेन: रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यू ब्लड, व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। रेड ब्लड सेल्स की जगह हम रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें न्यूक्लियस नहीं होता। मतलब मैमल्स में मोस्टली नहीं होता, लेकिन किसी किसी में हो सकता है। मतलब कुछ एक मैमल्स होते हैं इनमें होता है, बट मोस्टली नहीं होता। ठीक है, तो इनको बोलेंगे हम रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स, या रेड ब्लड सेल्स भी बोल दोगे तो कोई बुरी बात नहीं है। ये मोस्ट अबंडेंट है, सबसे ज्यादा ये होंगे। कितने होते हैं? 5 to 5.5 इंटू 10⁶, यानी कि 5 to 5.5 मिलियंस पर mm क्यूब। ठीक है, बहुत ज्यादा है ये।
बनते कहाँ पे हैं? रेड बोन मैरो में बनते हैं। ठीक है। सो जो हमारी लॉन्ग बोन्स हैं, या जो हमारा क्या कहते हैं, बोन्स में दो मैरो होते हैं, फैटी मैरो जिसको हम येलो मैरो बोलते हैं, और बीच में होता है रेड मैरो। सो रेड मैरो जो होता है वहां पे हमारा आरबीसी बनेगा। नो न्यूक्लियस इन मोस्ट ऑफ द मैमल्स, न्यूक्लियस नहीं होता, और बाई कॉनकेव इन शेप होता है। ये मैंने साइड व्यू दिखाया है, साइड व्यू में आप देखोगे कि बीच में पतले होते हैं और ये बाहर से मोटे होते हैं। सो ये तो साइड व्यू वगैरह, लेकिन सामने से देखोगे माइक्रोस्कोप में तो यही चीज कैसे दिखती है? ये चीज ऐसे दिखती है कि चारों तरफ से ये रेड होगा और बीच में ये पेल होगा। इस चीज को हम बोलते हैं सेंट्रल पेलर। ठीक है। तो अगर आप माइक्रोस्कोप के नीचे ब्लड को देखोगे तो जो आरबीसी होंगे नॉर्मल वाले, वो चारों तरफ से रेड होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इतना ज्यादा जो हीमोग्लोबिन है भरा हुआ है, लेकिन बीच में इतना कम है ना, तो इसलिए वो थोड़ा सा कम दिखता है, पेल दिखता है, जो सेंट्रल पेलर बोलते हैं। अब एक डिजीज होता है एचएस, हेरिडिटरी स्फीरोसाइटोसिस। अब भले इसके बारे में आपको कुछ ना पता हो, लेकिन दो चीजें आपको नाम में चल रही है पता। पहली क्या? कि एक तो हेरिडिटरी है, दूसरी क्या? स्फीरोसाइटोसिस। साइटोसिस, साइट वर्ड किसके लिए यूज होता है? सेल के लिए। स्फीरो मतलब स्फेरिकल। तो बेसिकली कोई सेल इसमें स्फीयर शेप का हो रहा होगा। मोस्टली कौन सा सेल होता है? आरबीसी होता है, जो स्फीयर शेप का बन जाता है, नॉर्मली बाइकॉनकेव से, यानी इस शेप से वो स्फीयर शेप में बन जाएगा। मतलब स्फीयर पूरा ऐसे बन जाएगा कि सेंट्रल पैलर गायब हो जाएगा, जो सेंट्रल डिप्रेशन है वो गायब हो जाएगी। आपको पता कैसे चलेगा? जब आप इसको नॉर्मली माइक्रोस्कोप के नीचे देखोगे, सो ये यूनिफॉर्म रेड दिखेगा, इसका सेंट्रल पैलर गायब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली अब बीच में कोई ऐसी जगह है ही नहीं जहां पे हीमोग्लोबिन कम हो, हर जगह यूनिफॉर्म है, तो कोई सेंट्रल पैलर नहीं होगा। ठीक है। कितना नोट करना तो बड़ी लिख सकती हो कि बाइकॉनकेव शेप की वजह से सेंट्रल पैलर दिखता है अंडर माइक्रोस्कोप, विच इज लॉस्ट इन हेरिडिटरी स्फीरोसाइटोसिस। ठीक है। रटने की चीज नहीं है, नाम में हर चीज है, याद होना चाहिए आपको, मतलब समझ में आ जाना चाहिए, याद रहेगा। कितनी होती है कॉन्सेंट्रेशन? 12 to 16 ग्राम्स पर 100 ml ऑफ ब्लड होती है। मेल्स में ज्यादा होती है फीमेल्स के मुकाबले। लाइफ स्पैन कितना होता है? 120 डेज का होता है। और बाद में डिस्ट्रॉय कहाँ होते हैं? स्प्लीन में। इसलिए स्प्लीन को हम क्या बोलते हैं? ग्रेवयार्ड। सो ग्रेवयार्ड ऑफ द आरबीसीज होता है स्प्लीन। लेकिन ये 120 डेज होती है, नॉर्मल फॉर्म के जो होते हैं, नॉर्मल शेप एंड साइज के होते हैं। बट अलग अलग डिजीज में, जैसे कि सिकल सेल एनीमिया है, वहां पे जो शेप है वो थोड़ी गड़बड़ हो जाती है, तो जो उनकी लाइफ स्पैन है वो कम होती रहती है। कुछ आप में से बड़े क्यूरियस बंदे होंगे, उनको दिमाग में होगा कि स्प्लीन कैसे पहचानता है कि किसकी कितनी एज हुई है। क्यों? क्योंकि स्प्लीन में से तो रेगुलरली ब्लड हमेशा ही जा रहा है। तो स्प्लीन ऐसे कैसे करता है कि जो बूढ़े आरबीसी हैं, जो 120 हो चुके हैं, उन्हें पकड़ के मार देगा, बट फ्रेश को पास होने देगा। बताओ मुझे कोई। स्प्लीन को कैसे पता चलता है कि किसे मारना है और किसे छोड़ना है? पता है किसी को? हाँ जी, बोलो। शेप, काइंड ऑफ ठीक है। चलो मैं बता देता हूँ। हम्म। मेटाबॉलिकली वीक होता है? नहीं, इतना कोई वो क्वेश्चन नहीं है ये, मतलब इतना दिमाग वाला नहीं है कि कुछ इतना मेटाबॉलिज्म देखेगा वो। बेसिकली स्प्लीन में बहुत छोटे छोटे होल्स होंगे। सो जो यंग आरबीसी हैं उनकी शेप ऐसी होती है, और एक वो फ्लेक्सिबल होते हैं, वो उन छोटे छोटे होल्स में से निकल जाते हैं। बट जो ओल्ड आरबीसी हैं वो हार्ड हो जाएंगे, उनका उसमें से निकलना मुश्किल होता है, तो वो वहीं पे फंस जाएंगे और फिर उनको स्प्लीन मार देता है। ठीक है। सो बेसिकली कितना फ्लेक्सिबल है जो हमारा आरबीसी, जो यंग जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा ही वो फ्लेक्सिबल होगा। एक सेकेंड। हम्म। इसको हम क्या बोलते हैं? इलास्टिसिटी भी बोल देते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी और इलास्टिसिटी। ठीक है। सो
फ्लेक्सिबल है या इलास्टिसिटी जो यंग आरबीसी है उनकी ज़्यादा होती है। तो जो छोटे छोटे होल्स हैं, साइनोसॉइड्स बोलते हैं उनको स्पिन में, वो उनमें से क्रॉस कर जाते हैं और वो बाहर निकल जाते हैं, बट जो बड़े वाले हैं वो इनमें फंस जाएंगे और मर जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया अपने डब्ल्यूबीसी, सॉरी आरबीसी। अब आते हैं हम डब्ल्यूसी में। डब्ल्यूबीसी नाम में ही है, वाइट ब्लड सेल। वाइट क्यों होते हैं बेसिकली? क्योंकि इनके पास हीमोग्लोबिन नहीं होता, हीमोग्लोबिन नहीं होता तो इसलिए कलरलेस होते हैं। ठीक है, इनका कितना होता है? 6,000 to 8,000 पर एम एम क्यूब। तो बहुत कम है, देखो वो मिलियंस में थे, ये थाउजेंड्स में है। दीज आर जनरली शॉर्ट लिव्ड बट एक्सेप्शंस आर देयर। जो हमारे मेमोरी बी सेल्स होते हैं, कोई मेमोरी टी सेल पढ़ा हुआ आपने कभी? मेमोरी बी सेल, टी सेल, बी सेल क्या है? दीज आर टाइप ऑफ लिम्फोसाइट्स। सो लिम्फोसाइट्स में मेमोरी टी सेल बी सेल होते हैं, वो ईयर्स, दे कैन लिव अप टू मैनी ईयर्स। ठीक है, सो जनरली शॉर्ट लिव है बट एक्सेप्शंस आर देयर। एक्सेप्शन जैसे कि मेमोरी टी सेल, मेमोरी बी सेल। डब्ल्यूबीसी दो तरीके के होते हैं, ग्रेन्युलोसाइट, ए ग्रेन्युलोसाइट। नाम में ही है, द सेल विच कंटेन्स ग्रेन्यूल्स, ग्रेन्युलोसाइट। द सेल विच डज नॉट कंटेन ग्रेन्यूल्स, ए ग्रेन्युलोसाइट। सो ग्रेन्युलोसाइट्स होते हैं तीन तरीके के, न्यूट्रोफिल्स, एओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स। ए ग्रेन्युलोसाइट्स होते हैं दो तरीके के, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स। न्यूट्रोफिल्स होते हैं जो हमारे मेन बल्क बनाते हैं, 60 to 65% होते हैं न्यूट्रोफिल्स, और ये है फेगोसिटिक। और यही आपके इन्फेक्शन में, जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं, कॉमन बैक्टीरियल इन्फेक्शन, उससे प्रिवेंट करते हैं न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल क्या करेगा? ये एक छोटा सा बैक्टीरिया जा रहा है, इसको एंगल्फ कर लेगा, ऐसे पकड़ के इसको अंदर ले आएगा, इसको बोलते हैं फेगोसाइटोसिस। ठीक है, कि सेल को खा गया एक तरह से। इओसिनोफिल्स होते हैं 2 to 3%, दे रेजिस्ट इन्फेक्शन। दो चीजें जो आपको मेन याद रखनी है कि दे आर एसोसिएटेड विद एलर्जिक रिएक्शंस एंड पैरासिटिक कंडीशन। तो अगर आप किसी का वो देखो, ब्लड एनालिसिस करो, और आपको दिख रहा है कि नॉर्मली यूसिनोफिल तो 2 to 3% होने चाहिए, बट उसके अंदर 10% है, तो आपका दिमाग घूमेगा एकदम, और आप उससे सस्पेक्ट करोगे कि या तो उसे कोई एलर्जिक रिएक्शन है या कोई पैरासाइट उसके बॉडी में काम कर रहा है, मतलब पैरासाइट इन्फेक्शन हुआ पड़ा है। तो फिर आप उससे पूछोगे कोई एलर्जी होती है आपको, सीजनल एलर्जी या कुछ भी ऐसी एलर्जी, और वो बोले कि नहीं, तो फिर आप पैरासाइट की सर्च शुरू करोगे कि कौन सा पैरासाइट है जिसको मारने के लिए बॉडी ने ईओसिनोफिल्स का इतना कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाया हुआ है। सो इनडायरेक्टली आपने पैरासिटिक इन्फेक्शन का पता कैसे लगा लिया? ईओसिनोफिल्स का काउंट बढ़ा हुआ है। थर्ड टाइप होता है बेसोफिल्स। बेसोफिल्स बहुत कम होते हैं, कितने होते हैं? 0.5 to 1%। दे आर इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन में क्या करते हैं वो? दे सेक्रेट हिस्टामिन, सेरोटोनिन एंड हेपेरिन। ऐसे कुछ अलग अलग प्रोटीन्स होते हैं, कुछ अलग अलग सब्सटेंस होते हैं जो बेसोफिल सेक्रेट करते हैं। ठीक है, ये आगे पढ़ाऊंगा मैं आपको। फिर है ए ग्रेनुलोसाइट। ए ग्रेनुलोसाइट है दो, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स आर 20 to 25%। दो तरीके के, बी सेल, टी सेल। बी स्टैंड्स फॉर बोन मैरो, टी स्टैंड्स फॉर थाइमस। मोनोसाइट्स क्या होते हैं? दे आर ऑल्सो फेगोसिटिक। तो फेगोसिटिक कौन कौन से हो गए? न्यूट्रोफिल्स हो गए, मोनोसाइट्स हो गए। अब एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है, कई बार वो बहुत लोग गलत करते हैं, मैं हमेशा बताता हूँ, फिर इसलिए याद रखना कि जो हमारे बी सेल है हमने पढ़ लिया बोन मैरो, टी सेल है थाइमस। क्वेश्चन आता है, टी सेल्स ओरिजिनेट इन ऑप्शन ए बोन मैरो, ऑप्शन बी थाइमस, ऑप्शन सी नन, ऑप्शन डी कुछ भी ऐसी होगा। बताओ, मेन ऑप्शन है बोन मैरो या थाइमस। क्वेश्चन है टी सेल्स ओरिजिनेट इन, ओरिजिन कहाँ पे करते हैं टी सेल? ट्रिक क्वेश्चन ऑब्वियसली, चलेगी, आपको पता है क्रिकेट में इतना एम्फेसिस दे रहा हूँ तो ऑब्वियसली जो आंसर ऑब्वियस लग रहा है आपको वो नहीं होगा। तो आंसर है बोन मैरो। वो ओरिजिनेट करते हैं बोन मैरो में, बट थाइमस क्यों लिखा है, फिर टी क्यों बोला है? क्योंकि वो वहां पे मैच्योर करते हैं। ठीक है, सो जितने भी ब्लड सेल हैं जो हमने अभी पढ़े, वो सब के सब बोन मैरो में ओरिजिनेट करेंगे। ठीक है, तो जो बी सेल है वो ओरिजिनेट भी बोन मैरो में करेगा, और वो मैच्योर भी बोन मैरो में करेगा। बट जो टी सेल है वो ओरिजिनेट तो बोन मैरो में करेगा, बट वो मैच्योर थाइमस में करेगा, इसलिए उसको टी सेल बोल रहे हैं। बी सेल कहाँ पे काम आते हैं? ह्यूमोरल इम्यूनिटी में, जो आपकी एंटीबॉडी बनाते हैं। टी सेल कहाँ काम आते हैं? सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में। जो 11th के बच्चे हैं उन्हें डाउट हो रहा होगा कि ये क्या क्या चीजें हैं। तो इम्यूनिटी दो तरीके की होती है, एंटीबॉडी मीडिएटेड, सेल मीडिएटेड। एंटीबॉडी क्या होती है? कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो डिस्ट्रॉय करते हैं पैथोजन को, मानो बैक्टीरिया को या वायरस को,
जो अभी कोरोना वायरस की वैक्सीन आने वाली है, वो क्या करेगी, वो एंटीबॉडी ही तो बनाएगी कि बाई चांस आपकी बॉडी में कोरोना वायरस आ गया तो वो एंटीबॉडी जाके उसको फटाफट डिस्ट्रॉय कर दे आपको इन्फेक्ट करने से पहले ही। बट सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी क्या होती है कि कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनके अगेंस्ट एंटीबॉडी नहीं बनाती बॉडी, बल्कि वो सेल को भेज देती है कि जाओ और उनको मार के आओ। ठीक है। तो दो तरीके की इम्यूनिटी है कि या तो जो सेल है वो बहुत सारे प्रोटीन बना दे और ये प्रोटीन जाके ऑर्गेनिज्म को मारे, या फिर वो सेल ही डायरेक्टली जाके मारे। तो जो एंटीबॉडी वाली है उसको बोलते हैं हम ह्यूमोरल इम्यूनिटी, जो सेल वाली है उसको हम बोलते हैं सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। ठीक है। ह्यूमोरल इम्यूनिटी कौन करता है, बी सेल। सेल मीडिएटेड कौन करता है, टी सेल। अब कैसे याद रखोगे, एंटी बॉडी, नाम में बी आ रहा है ना, तो एंटीबॉडी। चलो, ये हो गए अपने डब्ल्यूबीसी। फिर आते हैं थ्रोम्बोसाइट्स, जिनको प्लेटलेट्स ही बोल देते हैं। बनते कैसे हैं, मेगा कैरियोसाइट्स होते हैं सेल, नाम में ही उनके मेगा, यानी कि बहुत बड़े होते हैं सेल। ये सेल टूट टूट के इनकी फ्रेगमेंटेशन होती है, फिर ये प्लेटलेट्स बनाते हैं। ठीक है। सो प्लेटलेट्स क्या है, ट्रू सेल नहीं है वो, जो सेल था उस सेल के टुकड़े हैं वो। ठीक है। प्लेटलेट्स कितना नंबर होता है, 1.5 टू 3.5 लाख पर mm क्यूब। ठीक है। तो इन बिटवीन आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी हो जाएगा ना। अगर आपसे कोई पूछने लगे, इनडायरेक्ट क्वेश्चन होगा एनसीईआरटी का वो, कि ऑर्डर क्या होता है, तो आरबीसी, फिर प्लेटलेट्स, फिर डब्ल्यूबीसी। ठीक है। ये मिलियंस में, लैक्स में, थाउजेंड में। अच्छा बताओ, प्लेटलेट कौन सा क्लासिकल डिजीज है जिसमें प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं, जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी जल्दी। बहुत बढ़िया, सबको पता है, चलो बहुत बढ़िया। डेंगी। बहुत सही। तो डेंगी वो डिजीज है जिसमें जो हमारी प्लेटलेट्स हैं वो काफी कम हो जाती है। और प्लेटलेट्स का काम क्या है, प्लेटलेट्स का काम है ब्लीडिंग को रोकना। कहीं भी ब्लीडिंग हो गई है तो फटाफट प्लेटलेट्स जाएंगी और उसको रोकेंगी। ठीक है। So they release a variety of substances, most of which are involved in clotting. If platelets decrease, example dengue, तो excessive loss of blood हो सकता है। लॉस ऑफ ब्लड बहुत ज्यादा हो सकता है। ठीक है। सो अगर 1 लाख के नीचे कम होने लग जाए ना तो हम थोड़ा डाउट होने लग जाता है। 50,000 के नीचे कम हो जाए तो हम थोड़ा सीरियस हो जाते हैं। 10,000 के नीचे कम हो जाए तो फिर हम प्लेटलेट्स चढ़ानी पड़ती है हमें। ठीक है। क्योंकि अगर प्लेटलेट इतनी कम हो गई तो स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग का क्या मतलब है, उसके नाम में ये कि वो स्पॉन्टेनियस है, कि बिना किसी चोट के ब्लीडिंग शुरू हो गई तो इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी ऐसे पेशेंट में। ठीक है। सो अगर प्लेटलेट्स बहुत ज्यादा कम हो जाए, एग्जाम्पल डेंगी में, तो फिर स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग हो सकती है जिससे डेथ तक हो सकती है। इसीलिए हम बोलते हैं कि किसी को डेंगी हो जाए और कुछ नहीं करना, बस पैरासीटामोल लेनी है, बट हर एक तो दिन में, हर एक दिन उसको अपना सीबीसी कराना है। सीबीसी क्या होता है, कंप्लीट ब्लड काउंट। तो उसमें आपको क्या देखना है, सिर्फ प्लेटलेट्स देखनी है कि उसकी प्लेटलेट पहले 2.5 लाख थी, फिर 1.5 लाख हो गई, फिर 1 लाख हो गई, ऐसे ऐसे। अगर उसकी प्लेटलेट बहुत कम हो जाएंगी तो आपको प्लेटलेट्स उसको बाहर से देनी पड़ेंगी। तो आपको उस बंदे को बोलते हैं कि हर दिन सीबीसी कराना है। तो आप डॉक्टर बनने जा रहे हो, चीज आपको याद रखनी है, आपकी फैमिली में किसी को भी हो, जैसे अभी डेंगू सीजन था पीछे सी, अभी विंटर्स तक में रहेगा, तो लोग सोचते हैं कि कुछ नहीं होता, बट ऐसा नहीं है, रिस्की है, तो इसलिए सीबीसी जरूर कराना होता है। ये डायग्राम है, याद रखना है, कई कई बार आ जाएगा। ये ऐसे हटा देंगे और फिर पूछ लेंगे कि ए बी सी डी करके, ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, डी क्या है। ठीक है। तो याद होना चाहिए आपको। फर्स्ट तो आरबीसी ऑब्वियसली दिख ही रहा है वो तो। फिर प्लेटलेट्स जो हमारे फ्रेगमेंट्स हैं ना, सेल से बहुत छोटे हैं नॉर्मल सेल से, और फ्रेगमेंट है। योस्नोफिल है जो ये हेडफोन शेप का बना हुआ है ना, मैंने तो ऐसे याद किया था। ठीक है। फिर अपना ये बेसोफिल है, ये अपना न्यूट्रोफिल है। न्यूट्रोफिल में क्या दिख रहा है आपको, मल्टीपल लोब्यूल्स। ये न्यूट्रोफिल की खासियत होती है, मल्टी लोब्यूलर न्यूक्लियाई होते हैं। न्यूट्रोफिल का जो न्यूक्लियस होता है दैट इज मल्टी लोब्यूलर। ठीक है। ये अपना मोनोसाइट है, और ये टी और बी लिम्फोसाइट है। इन्हें रटने मत बैठ जाना कि ये टी है ये बी है, नहीं, आप मॉर्फोलॉजिकली उन्हें पहचान नहीं सकते। दे कैन नॉट बी डिफरेंशिएटेड मॉर्फोलॉजिकली। तो आप माइक्रोस्कोप के नीचे देख के नहीं बोल सकते कि ये टी है या बी है। तो पहचानने कैसे जाते हैं, इनके ऊपर सेल सरफेस मार्कर होते हैं। कुछ प्रोटीन होंगे जो सिर्फ टी पे होंगे, कुछ प्रोटीन होंगे जो सिर्फ बी पे होंगे।
तो आप उन्हें माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते, बट आप इन प्रोटीन के अगेंस्ट एंटीबॉडी बना के या इन प्रोटीन को किसी और तरीके से पहचान के तब बता सकते हो कि ये टी है या बी है। ठीक है, चलो फटाफट अपना ब्लड तो खत्म कर ही लेते हैं, सर्कुलेशन कल कर लेंगे, ठीक है, 15-20 मिनट ही तो लेट होगी क्लास। ब्लड ग्रुप है नेक्स्ट। ब्लड ग्रुप क्या है? ब्लड ग्रुपिंग बेस्ड है कि हमारे ब्लड में अलग अलग प्रोटीन्स या अलग अलग कार्बोहाइड्रेट के कुछ कंपोनेंट्स हैं। तो मल्टीपल ग्रुपिंग सिस्टम है, लेकिन जो दो सबसे मेन है वो हम पढ़ेंगे, एंड दे बोथ आर क्लिनिकली इंपॉर्टेंट। वैसे तो टेंस या हंड्रेड्स ऑफ ग्रुपिंग सिस्टम है, बट दो मेन है, एबीओ ग्रुपिंग एंड आरएच ग्रुपिंग। एबीओ ग्रुपिंग क्या है? इट इज बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ टू सरफेस एंटीजन्स। एजी क्या है? एंटीजन। एंटीजन ए और एंटीजन बी। सो मतलब क्या हुआ कि ये आरबीसी है, इसके सरफेस पे एंटीजन। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे 11th वाले एंटीजन क्या होता है? सो एंटीजन कोई भी ऐसी चीज जो एंटीबॉडी बनवा सके। मेनली प्रोटीन होते हैं ये, तो कोई भी ऐसी चीज जिसके अगेंस्ट बॉडी एंटीबॉडी बना दे उसको एंटीजन बोलते हैं। ठीक है, सिंपल डेफिनेशन है बिल्कुल। अगर अब भी समझ में नहीं आया तो बस एक तरह से एक प्रोटीन है। ठीक है, एक प्रोटीन है ए, एक प्रोटीन है बी। सो जिस बंदे के ऊपर, अब चार सिनेरियो हो सकते हैं कि या तो चारों हो, दोनों हो, ए और बी, सिर्फ ए हो, सिर्फ बी हो, या दोनों में से कोई भी ना हो। सो ब्लड ग्रुप जिसमें दोनों होंगे वो हो जाएगा ए बी, जिसमें सिर्फ ए होगा वो होगा ए, जिसमें बी होगा वो होगा बी, जिसमें कोई नहीं वो उसमें होगा ओ। सिंपल है ना? चलो, अब ये तो हो गया अपना एंटीजन की बात। अब जो एंटीबॉडीज हैं वो होती कहाँ पे है? प्लाज्मा में होती है। ठीक है, जो अपना प्लाज्मा फ्लूइड था ना वहां पे होती है एंटीबॉडी। वो किसके अगेंस्ट बनेंगी? ऑब्वियसली जो एंटीजन आपके पास नहीं है वो उसके अगेंस्ट बनेंगी। क्यों? अब मानो कोई ए ब्लड ग्रुप का बंदा है जिसके आरबीसी के ऊपर, हर एक आरबीसी के ऊपर ए एंटीजन है, तो ऑब्वियसली उसके प्लाज्मा में एंटी ए तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि अगर एंटी ए होगा तो वो उसके हर एक आरबीसी को मारता रहेगा। सो उसके प्लाज्मा में कभी भी एंटी ए नहीं हो सकता। ऐसे ही जो बी ब्लड ग्रुप का बंदा है उसके प्लाज्मा में कभी भी एंटी बी नहीं हो सकता। ये एंटी ए एंटी बी क्या है? दीज आर दी एंटीबॉडीज। ठीक है, ए बी शॉर्ट फॉर्म। सो बी ब्लड ग्रुप में कभी भी एंटी बी नहीं हो सकता। ए बी दोनों एंटीजन है, तो कभी भी एंटी ए या एंटी बी ये कभी नहीं हो सकते। ठीक है, होंगे किसके लिए? जो उनके पास नहीं है। तो ए वाले के पास क्या नहीं है? उसके पास बी नहीं है, तो उसके ब्लड में होगा एंटी बी। बी वाले के पास क्या नहीं है? ए नहीं है, तो उसके ब्लड में होगा एंटी ए। ओ वाले के पास क्या नहीं है? दोनों ही नहीं है, तो उसके ब्लड में होगा एंटी ए और एंटी बी। ए बी वाले के पास क्या नहीं है? सब कुछ है, तो उसके ब्लड में कुछ भी नहीं होगा, कोई एंटीबॉडी नहीं होगी। ठीक है, सिंपल कॉन्सेप्ट है, समझ में आया? देख लो, मैं फटाफट लिखा है मैंने। ए ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडी किसके अगेंस्ट होगी? बी एंटीजन के। बी में किसके अगेंस्ट होगी? ए के। ओ में किसके अगेंस्ट होगी? दोनों के। और ए बी में किसके अगेंस्ट होगी? किसी के नहीं। ठीक है, जो 11th वाले हैं उनको समझ में आया? रिपीट करूं? ये आपको वैसे 9th में पर पढ़ा दिया होगा, बट कई बार लोगों को नहीं पता होता। जल्दी बताओ। गुड, ठीक है, क्लियर है ना? ओके। और ये हमें जानना जरूरी क्यों है? ये हमें इसलिए जानना जरूरी है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन जब भी देते हैं तो आपको ये मैच करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर आपने मानो गलती से बी वाले को ए ब्लड ग्रुप चढ़ा दिया, सो जो भी आपने ब्लड ग्रुप चढ़ाया है उसका एंटीजन ए होगा, और बी वाले के पास एंटी ए है, तो वो इसको अटैक कर देगा ना, तो फायदे के लिए नुकसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेमेशन हो जाएगी उसकी बॉडी में शुरू, और जो जिस काम के लिए आपने उसको ब्लड दिया था वो भी काम नहीं पूरा होगा। तो इसलिए मैचिंग करनी पड़ती है। मैचिंग कैसे करते हैं? ब्लड ग्रुप हैज टू बी मैच्ड बिफोर ट्रांसफ्यूजन एज डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी कैन अकर। अगर आप नहीं करोगे तो किट आती है पूरी, आप उसमें एक स्लाइड पे
ड्रॉप्स डाल के देखते हो, और उसमें फिर आप एंटी ए एंटी बी ऐसे डाल के देखते हो। और अगर मानो कोई एंटी ए डाल दिया आपने, यहाँ पे आपने एंटी बी डाला, ये आपने यहाँ पे सिर्फ आपने प्लेन वाटर डाल दिया, ठीक है। मानो उसका एंटी ए वाले में ऐसे क्लम्पिंग दिख गई आपको कि बहुत सारा इकट्ठा हुआ पड़ा है, तो इसका क्या मतलब होगा कि एंटी ए ने आरबीसी के ऊपर अटैक किया और उनको एक साथ जोड़ दिया, मतलब काफी सारा उन्होंने अटैक करके वहां पे इकट्ठा करवा दिया। सो उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, बी होगा, ठीक है। सो अब यूनिवर्सल डोनर कौन होगा, ब्लड ग्रुप ओ होगा। क्यों? क्योंकि वो किसी को भी दे सकता है, क्योंकि उसके आरबीसी पे कोई एंटीजन ही नहीं है, तो चाहे एंटीबॉडी कुछ भी हो किसी के ब्लड में, वो अटैक ही नहीं करेंगी। यूनिवर्सल रेसिपिएंट कौन होगा, ब्लड ग्रुप ए बी होगा। क्यों? क्योंकि उसकी प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी ही नहीं है, ठीक है। चलो ये तो ए बी हो गया। आर एच ग्रुपिंग भी आपको पता ही होगी। इट इज बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अ सिंगल एंटीजन। यहाँ पे तो दो एंटीजन थे ना, ए और बी। एक एंटीजन और होता है आर एच एंटीजन, जिसको हम रेजस एंटीजन बोलते हैं। तो अगर वो है तो आर एच पॉजिटिव ब्लड है, अगर नहीं है तो आर एच नेगेटिव ब्लड है। सो 80% ह्यूमंस हैं जो दुनिया में, दे आर आर एच पॉजिटिव। बट तो अब ऑब्वियसली आर एच नेगेटिव के पास आर एच पॉजिटिव एंटीजन नहीं है, तो उसकी बॉडी में क्या होगा, एंटी आर एच होगा। तो अगर आपने ऐसे बंदे को ब्लड चढ़ा दिया पॉजिटिव वाला, तो इसकी जो एंटी आर एच बॉडी एंटीबॉडी है ये इस पे अटैक कर देंगी, ठीक है। So Rh negative person will develop antibody against Rh antigen if exposed. So a Rh positive person can be given Rh negative blood but not vice versa. आप Rh पॉजिटिव वाले को तो Rh नेगेटिव दे सकते हो, बट Rh नेगेटिव वाले को पॉजिटिव नहीं दे सकते। चलो अब एक क्वेश्चन आप में से शायद जिसने मेरी पहले क्लासेस लगाई उन्हें पता होगा, बट जिन्होंने नहीं लगाई उनसे पूछता हूँ मैं कि आपने इम्यूनिटी में पढ़ा होगा कि जब तक एक्सपोजर नहीं होता तब तक एंटीबॉडीज नहीं बनती। कि मानो चिकन पॉक्स है, जब तक आपको वैक्सीनेशन नहीं हुई या जब तक आपको इन्फेक्शन नहीं हुआ, तब तक आपके ब्लड में चिकन पॉक्स अगेंस्ट एंटीबॉडी नहीं होगी, है ना। तभी आपको डिजीज हो सकता है। बट एक बार आपको इन्फेक्शन हो गया, फिर आपको दोबारा चिकन पॉक्स नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपकी ब्लड में उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनी हुई है। अभी मैंने यहाँ ब्लड ग्रुप की बात की, मेरा ब्लड ग्रुप मानो ओ पॉजिटिव है, तो मेरे ब्लड में लेकिन स्टिल एंटी ए और एंटी बी दोनों है। ऐसा क्यों? मुझे एक्सपोजर तो कभी किसी और के ब्लड से हुआ ही नहीं, मुझे ट्रांसफ्यूजन तो हुई ही नहीं। तो फिर मेरे बॉडी में, आपकी बॉडी में एंटीबॉडी पहले से ही कहाँ से प्रेजेंट है? क्वेश्चन रिपीट करूं, कर देता हूँ। अच्छा, कोई पूछ रहा है ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव में डिफरेंस। ओ पॉजिटिव जेनेटिक नहीं, चलो पहले क्वेश्चन सुन लो। ओ पॉजिटिव, ओ और पॉजिटिव दो है ना। ओ का मतलब है कि ए भी नहीं है, बी भी नहीं है। बट पॉजिटिव का मतलब है कि आर एच एंटीजन जो है वो है। ओ नेगेटिव का मतलब है ए भी नहीं है, बी भी नहीं है, आर एच एंटीजन भी नहीं है, कोई एंटीजन ही नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन था कि मैं ओ पॉजिटिव हूँ, तो मुझे आज तक कभी ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं हुई, मुझे कोई ब्लड कभी नहीं चढ़ाया गया। बट स्टिल अगर मेरे को ए या बी वाले का ब्लड दे दिया गया, तो क्लम्पिंग हो जाएगी, डिस्ट्रक्शन होने लग जाएगी भाई, क्योंकि मेरे ब्लड में एंटीबॉडीज है। तो वो एंटीबॉडीज कहाँ से आई? ठीक है, आपको नहीं पता होगा, फटाफट मैं बता देता हूँ। जो ए और बी एंटीजन है, वो एंटीजन नेचर में बहुत जगह है, सिर्फ आपके ब्लड में नहीं है। मतलब एक हाइपोथेसिस है कि वो फूड में भी होते हैं। तो आप जो खाना खाते हो, वहां से वो एंटीजन बार बार आपकी बॉडी में एक्सपोज हो रहा है, तो इसलिए आपकी बॉडी में उसके अगेंस्ट पहले से ही एंटीबॉडी है, ठीक है। तो इसलिए कोई भी अ, जो ओ पॉजिटिव वाला या ए पॉजिटिव वाला बंदा है, उनको बिना मैचिंग का ब्लड नहीं दे सकते। बट जो आर एच एंटीजन है, आर एच एंटीजन सिर्फ और सिर्फ ब्लड में होता है। तो चाहे मैं नेगेटिव भी हूं, मैं अगर ओ नेगेटिव हूं, तो आप मुझे एक बार ओ पॉजिटिव ब्लड दे सकते हो। क्यों? क्योंकि मेरी बॉडी में कभी भी एक्सपोजर नहीं हुआ है पहले, तो मेरे पास अभी एंटीबॉडी नहीं है। बट एक बार आपने ब्लड दे दिया, तो एंटीबॉडीज बन जाएंगी, बनने में थोड़ा टाइम लगेगा, उस टाइम तो मैं बच जाऊंगा। लेकिन अगर आपने दोबारा मुझे पॉजिटिव ब्लड दे दिया, तब दिक्कत शुरू हो जाएगी। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया होगा कुछ लोगों के लिए। समझ में आया? दोबारा रिपीट करूं?
मतलब एक बार दे दें तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो रिपीट कर देता हूँ, रिपीट सुनो, लिख के बताता हूँ। 3 एंटीजन है ना, एंटीजन ए, एंटीजन बी, एंटीजन ओ नहीं, सॉरी सॉरी, एंटीजन आर एच। जो ये दोनों एंटीजन हैं, ये नेचर में बहुत ज्यादा मिलते हैं, ठीक है। सो चाहे आपको कभी एक्सपोजर ना हुआ हो, बट फूड के थ्रू या अलग अलग जगह से आपको इसका एक्सपोजर हुआ जा रहा है, थोड़ा थोड़ा थोड़ा, तो इसलिए आपकी बॉडी में इनके अगेंस्ट एंटीबॉडी होगी ही होगी। बट जो आर एच एंटीजन है, वो सिर्फ ब्लड में मिलता है, ओनली इन ब्लड। तो जो आर एच पॉजिटिव बंदा है, उसके ब्लड में तो आर एच एंटीजन होगा, तो ऑब्वियसली उसके ब्लड में एंटीबॉडी तो नहीं हो सकती। लेकिन जो आर एच नेगेटिव बंदा है, उसको कभी एक्सपोजर हुआ ही नहीं, तो उसके ब्लड में भी एंटीबॉडी नहीं होंगी। तो कोई आर एच नेगेटिव बंदा आ गया, ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, ए बी नेगेटिव और ओ नेगेटिव। तो एग्जांपल लेते हैं हम, चलो बी नेगेटिव का। अब बी नेगेटिव बंदा आपके हॉस्पिटल में आ गया, मानो आप कहीं ऐसे दूर दराज के जंगल में फंसे हुए हो, वहां पे एक बी नेगेटिव का बंदा आ गया, इसको बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है, बट आपके पास ब्लड सिर्फ और सिर्फ बी पॉजिटिव है। तो अगर आप उससे पूछोगे कि क्या कभी पहले ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ है, वो बोलेगा नहीं, तो आप इमरजेंसी सिचुएशन में इसको चढ़ा सकते हो। क्यों? क्योंकि पहले कभी एक्सपोजर नहीं हुआ, तो उसकी बॉडी में एंटीबॉडी होगी ही नहीं इसके अगेंस्ट। बट एक बार आपने चढ़ा दिया, एंटीबॉडी बनने में कुछ मंथ्स लग जाते हैं, डेज टू मंथ्स लग जाते हैं, तो वो तब तो बच जाएगा। बट नेक्स्ट टाइम, अब ये बी नेगेटिव का बंदा है, अगर अब इसको आपने बी पॉजिटिव चढ़ा दिया, तो दिक्कत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अब उसकी बॉडी में एंटीबॉडी प्रेजेंट है। समझे? ये बताना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा हाई लेवल कॉन्सेप्ट है, अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो फिर डरना मत, कोई बात नहीं। ये एग्जांपल प्रेगनेंसी में इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। प्रेगनेंसी में ऐसा ही होता है, फर्स्ट टाइम में कोई दिक्कत नहीं होती कभी। उसी को बता देता हूँ फटाफट, फिर हम कोएगुलेशन करके खत्म करते हैं आज का। सुनो, हम्म पहले तो ये मैंने लिखा था, यूनिवर्सल डोनर ओ को बोलते हैं, बट स्पेसिफिकली ओ नेगेटिव यूनिवर्सल डोनर है। यूनिवर्सल रेसिपिएंट हम ए बी को बोलते हैं, बट स्पेसिफिकली ए बी पॉजिटिव यूनिवर्सल रेसिपिएंट है, ठीक है। लिख लो इसको, समझ में नहीं आया तो सोचना क्यों। और ये डोमिनेंट अलील, रिसेसिव अलील, ये 12th में आएगा, तो छोड़ो इसको अभी। अगर आपको नहीं, मैं 12th का कराऊंगा जब, तब बताऊंगा, ठीक है। चलो अब बात करते हैं कि एक लेडी है ओ नेगेटिव की, उसकी मैरिज हो गई है एक ऐसे बंदे के साथ जो ओ पॉजिटिव है। तो जब इनकी प्रोजनी होगी, दो चांसेस हैं, या तो वो ओ नेगेटिव होगा या वो ओ पॉजिटिव होगा। तो अगर मान लो फर्स्ट बेबी ओ नेगेटिव था, कोई दिक्कत नहीं, नॉर्मल रहा। सेकंड बेबी ओ पॉजिटिव रहा, अब क्या होगा? फर्स्ट डिलीवरी में, फर्स्ट चाइल्ड में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जो मदर और बेबी का ब्लड है, दे आर वेल सेपरेटेड बाय द प्लेसेंटा। प्लेसेंटा होती है एक चीज जो मदर और बेबी के ब्लड को आपस में मिलने नहीं देती। सो मैंने अभी बताया कि अगर मदर नेगेटिव है, लेकिन उसका कभी एक्सपोजर नहीं हुआ, तो ऑब्वियसली उसके ब्लड में एंटीबॉडी नहीं होगी, तो बेबी के ब्लड को कोई टेंशन नहीं है, तो फर्स्ट बेबी हेल्दी डिलीवर हो जाएगा। बट ड्यूरिंग डिलीवरी, डिलीवरी बहुत एक ऐसा वो होता है ना कि इसमें बहुत ज्यादा खून वून निकलता है, तो चांसेस होते हैं कि थोड़ा सा ब्लड बेबी का मदर के सिस्टम में चला जाए। डिलीवरी के टाइम पे जब ब्लड निकलना शुरू हुआ, तो हो सकता है कि मदर के ब्लड को बेबी के ब्लड से एक्सपोजर हो जाए। जैसे ही एक्सपोजर होगा, अब मदर के ब्लड को चल गया पता कि हाँ एक एंटीजन है जो मेरे पास नहीं है, तो ये जरूर कोई खतरनाक चीज होगी, इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाओ फटाफट। तो अब मदर के ब्लड में एंटीबॉडीज बन जाएंगी। सो एंटीबॉडी विल फॉर्म अगेंस्ट द आर एच एंटीजन। अब जो सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी है, अगर उसमें चाइल्ड आर एच पॉजिटिव हुआ, तो क्योंकि जो एंटीबॉडीज होती हैं दे कैन क्रॉस प्लेसेंटा, ब्लड क्रॉस नहीं कर सकता, बट एंटीबॉडी जो छोटे प्रोटीन्स होते हैं वो प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकते हैं। सो जो मैटरनल एंटीबॉडी है वो प्लेसेंटा को क्रॉस करेंगी, और जो फीटस की आरबीसी है उन्हें अटैक करके डिस्ट्रॉय कर देंगी। सो जो फीटस होगा, दैट वुड ही वुड बी हैविंग फेटल और सीवियर अनीमिया, कि वो डेड भी हो सकता है और बहुत सीवियर अनीमिया और जॉन्डिस भी हो सकती है।
ठीक है, समझे? और ये जो कंडीशन होती है, इट कैन बी प्रिवेंटेड बाय एडमिनिस्ट्रिंग एंटी आरएच एंटीबॉडी टू द मदर इमीडिएटली आफ्टर द डिलीवरी ऑफ फर्स्ट चाइल्ड। कि जो एंटी आरएच बनी हुई है मदर के अगेंस्ट, मदर के ब्लड में जो एंटी आरएच एंटीबॉडी बनी हुई है, हम इस एंटीबॉडी के अगेंस्ट एक और एंटीबॉडी दे दें कि ये एंटीबॉडी इसको जाके डिस्ट्रॉय कर दे, तब इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। तो जैसी मदर की फर्स्ट डिलीवरी हुई है, यहाँ पे जो फर्स्ट डिलीवरी थी, इवन दो इट वाज बिल्कुल नॉर्मल, नो प्रॉब्लम था ना यहाँ पे, बट स्टिल आपको पता है कि थोड़ा बहुत एक्सपोजर जरूर हुआ होगा फीटस ब्लड का, तो आप यहीं पे मदर को एंटीबॉडी दे दोगे, एंटीबॉडी दे दोगे अगेंस्ट एंटी आरएच एंटीबॉडी। ठीक है, सो उससे क्या होगा कि जो मदर की बॉडी में थोड़ी बहुत एंटीबॉडीज है वो खत्म हो जाएगी। समझ में आया या दोबारा रिपीट करूं? अंश शर्मा पूछ रहा है भैया वो क्या दिया करते हैं ट्रांसप्लांट या फिर सेकेंड डिलीवरी के टाइम पर इम्यूनिटी को वीक करने के लिए? ट्रांसप्लांट अलग चीज है, सेकेंड डिलीवरी अलग चीज है। सेकेंड डिलीवरी का मैंने अभी आपको बता दिया कि एंटी डी एंटीबॉडी देते हैं। ट्रांसप्लांट के टाइम हम इम्यूनिटी को वीक करने के लिए देते हैं कि इम्यूनिटी जिससे अटैक ना कर पाए, जो हमने वो दिया है, जो हमने ट्रांसप्लांट चीज लगाई है ना, उसके ऊपर अटैक ना करे, इसलिए हम इम्यूनिटी को क्या कहते हैं, वो करते हैं, कम करने के लिए देते हैं चीज। साइक्लोस्पोरिन एग्जाम्पल सही दिया आपने, इम्यूनोसप्रेसर्स, लेकिन साइक्लोस्पोरिन एक एग्जाम्पल, ऐसे बहुत सारे हजारों होते हैं। चलो, मोस्टली सबको आगे समझ में ठीक है। कुछ लोग बोल रहे हैं रिपीट करने को, तो मैं कर देता हूँ रिपीट। अच्छा, एक बात यार, कुछ लोग हैं आप में से जिन्होंने अभी पे नहीं किया, एक दो बंदे हैं, और कुछ हैं जिन्होंने कहीं और से लिंक मिल गया, बट कल से जो हमारी आईटी टीम है वो मीटिंग वो करने वाले हैं कि आप पासवर्ड लगा के ही आ सकते हो, मतलब बिना उसके आप वो नहीं कर पाओगे, ज्वाइन नहीं कर पाओगे। तो इसलिए अगर किसी ने अभी तक पे नहीं किया तो प्लीज कर देना। ठीक है, अगर आप ऑनलाइन पे नहीं कर पा रहे, आप डायरेक्टली मुझे कर सकते हो, नहीं तो जेनेसिस जाके आप कैश दे सकते हो। ठीक है, चलो, तो जिसको समझ में आ गया वो जा सकता है। मैं आपको अ, कोई ऐड करने को बोल रहा है, एक मिनट मैं कर दूंगा, एक सेकेंड। हम्म, तो जो छोड़ के जाना चाहता है वो भी जा सकता है, क्योंकि मैं आगे नहीं पढ़ाऊंगा। अब मैं डाउट, जिसको बच्चे को डाउट है वो रिपीट, मतलब जो रिपीटेड होगा उन्हें पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो कुछ मिस नहीं होगा आपको, अगर आपको जाना है तो आप जा सकते हो। कल मिलते हैं हम बाकी लोगों के साथ। जिसको डाउट है वो रुको। कर्व रिपीट कर दो, कर दूंगा। और क्या रिपीट करना है? कर्व रिपीट करना है। और किसने क्या बोला था, ये प्रेगनेंसी वाला रिपीट करना था ना एक? ठीक है, प्रेगनेंसी वाला देख लो पहले, कर्व तो दूसरे चैप्टर में था ना, मैं इसमें ढूंढ रहा हूँ। हाँ, सो मैंने बताया कि मदर इज आर एच नेगेटिव। आर एच नेगेटिव का मतलब क्या है कि मदर के आरबीसी पे कोई भी एंटीजन नहीं है, आर एच वाला एंटीजन नहीं है। तो जब मदर ने किसी ऐसे उससे शादी की है, मतलब जो फादर है उसके ऊपर आर एच पॉजिटिव एंटीजन है, मतलब आर एच एंटीजन है, तो 50% चांस है कि जो बेबी होगा उसके ऊपर भी आर एच एंटीजन होगा। ठीक है, ये येलो में आर एच एंटीजन है। ठीक है, सो जो फर्स्ट डिलीवरी है, ये है हमारा, ये एक, ये है मदर का ब्लड और ये है फीटस का ब्लड। दीज टू आर वेल सेपरेटेड बाय प्लेसेंटा। प्लेसेंटा एक ऑर्गन होता है, वो इनको मर्ज मिक्स होने नहीं देता। ठीक है, सो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब तक मदर को एक्सपोजर नहीं होगा इस एंटीजन के अगेंस्ट, जो ये एंटीजन है अपना येलो वाला, तब तक मदर के ब्लड में कोई एंटीबॉडी नहीं बनेगी। बट डिलीवरी के टाइम फीटस निकल गया, प्लेसेंटा निकल गई, लेकिन मदर की ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होती है डिलीवरी के टाइम ना, ब्लीडिंग होती है। तो चांसेस होते हैं कि जो ये वाला ब्लड है कुछ ml यहाँ चला जाए। अब क्या होगा, अब ये ब्लड जैसे ही यहाँ आया, इसके ऊपर ही एंटीजन लगा हुआ है। अब जो मदर का इम्यून सिस्टम है वो इसको पहचान लेगा कि ये कोई एक खराब सी चीज आ गई है जो हमारे पास नहीं है, तो ये जरूर हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होगी। आपका इम्यून सिस्टम ऐसे ही एक्ट करता है कि कोई भी चीज अगर आपके बाहर की है, जो आपकी बॉडी में नहीं है, अगर वो आ जाए तो फिर वो उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। इसीलिए ट्रांसप्लांट फेल होते हैं, इसीलिए इम्यूनोसप्रेसेंट देने पड़ते हैं। ठीक है, क्योंकि कोई फॉरेन चीज आ रही है तो वो इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बना लेगा। ये जो मैं ब्लैक से बना रहा हूँ छोटे छोटे, ये एंटीबॉडीज है।
अभी ये कुछ नहीं करेंगे एंटीबॉडी, बट जब नेक्स्ट प्रेगनेंसी हुई और बाय चांस नेक्स्ट प्रेगनेंसी में 50-50% चांस है ना कि बच्चा पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी, बट बाय चांस नेक्स्ट में बच्चा फिर पॉजिटिव हो गया, अब जो ये एंटीबॉडी है दे कैन क्रॉस प्लेसेंटा, जो प्लेसेंटा हमने बनाया है ये एंटीबॉडी इसको इजीली क्रॉस कर सकती है, और ये इसको क्रॉस करके इसके ऊपर अटैक करेंगी और इसको अटैक करके आरबीसी को डिस्ट्रॉय कर देंगी। सो वो सारे आरबीसी डिस्ट्रॉय कर देंगे मोस्टली, जिससे अनीमिया होगा। अनीमिया का होता है आरबीसी कम हो जाएंगे, सीवियर अनीमिया होगा, और इवन फेटल कि बच्चे की डेथ तक हो सकती है। ठीक है, और आरबीसी डिस्ट्रॉय होने से हमेशा जॉन्डिस भी होता है। ठीक है, जो हीमोग्लोबिन होता है वो बिलीरुबिन बिलीवरिडीन इन सब में डिस्ट्रॉय होके फिर उससे जॉन्डिस भी जाता है। तो जो बच्चा होगा उसको सीवियर अनीमिया होगा और उसको सीवियर जॉन्डिस भी होगा। ठीक है, आगे समझ में? अभी भी नहीं आया कोई बात नहीं, बाद में समझा दूंगा। बताओ जल्दी, किसको डाउट था, आगे ना समझ में? ओके गुड, चलो अब हम फटाफट देख लेते हैं कर्व, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व बोलते हैं इसको। हाँ, तो ये ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व है। किसी भी कर्व में दो एक्सिस होती हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, है ना? सो हमारी एक्स एक्सिस पे यहाँ पे क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है इन मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी। वाई एक्सिस पे क्या है, परसेंटेज सेचुरेशन है। सो जब हम नॉर्मल हीमोग्लोबिन को प्लॉट करते हैं नॉर्मल कंडीशन में, तब जैसे जैसे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बढ़ेगा, मतलब जैसे जैसे आप एक्स एक्सिस पे आगे बढ़ोगे वैसे वैसे ऑक्सीजन सेचुरेशन भी बढ़ेगी। ठीक है, सो जो कर्व आता है वो सिग्मोइड शेप में आता है, एस शेप कर्व में आता है। इसको हमने कैसे पढ़ा था कि आप उल्टा देखना शुरू करो उसको, मतलब यहाँ से देखना शुरू करो। तो जब 100 सेचुरेशन है, 100 सेचुरेशन कहाँ पे है, 100 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी पे है। बट जब हमने प्रेशर कम करना शुरू किया, मतलब हम इधर जा रहे हैं, तो 100 से 80 पे आए, सेचुरेशन कितनी है, स्टिल 100 के राउंड है। 80 से 70 पे है, सेचुरेशन कितनी है, 95 है। 60 पे आए, सेचुरेशन कितनी है, 90 है। 40 पे आए, सेचुरेशन कितनी हो गई, 70 हो गई। बट जैसे ही आप 40 से नीचे गए, 20 गए, सेचुरेशन एकदम 70 से ड्रॉप करके 30 पे आ गई। ठीक है, सो ये मैंने ऑल्टीट्यूड का एग्जांपल दिया था कि जैसे जैसे ऑल्टीट्यूड आपका बढ़ता रहता है, आप सी लेवल से ऊपर जाते हो माउंटेन्स पे, तो जैसे ही आप 4,000 5,000 मीटर के ऊपर जाते हो ना, 5,000 मीटर्स के अराउंड, तो जो पार्शियल प्रेशर है वो इतना कम हो जाता है एयर में ऑक्सीजन का, तब जो आपकी सेचुरेशन है वो बहुत ज्यादा ड्रॉप कर जाती है, और तब क्या कहते हैं, ऑल्टीट्यूड सिकनेस हो सकती है। उसमें होता क्या क्या, पल्मोनरी एडीमा वगैरह होता है, वो सब आपको याद करने की जरूरत नहीं है। ये था मेन, फिर था राइट शिफ्ट लेफ्ट शिफ्ट। राइट शिफ्ट होता है जब PCO2 ज्यादा हो, H+ ज्यादा हो, टेम्परेचर ज्यादा हो, तब क्या होगा कि सेम पार्शियल प्रेशर पे ऑक्सीजन सेचुरेशन कम हो जाएगी। कि पहले 100 पार्शियल प्रेशर पे ऑक्सीजन सेचुरेशन 100 थी, अब 90 रह गई। पहले 80 पे कितनी थी, नियरली 100 थी, यहाँ 70 रह गई, सॉरी 85 रह गई। 60 पे कितनी थी, पहले 90 थी, अब 70 रह गई। लेफ्ट शिफ्ट में बिल्कुल उल्टा होता है। लेफ्ट शिफ्ट में क्या होगा, सेचुरेशन सेम ऑक्सीजन प्रेशर पे ज्यादा होगी। तो 60 पे पहले कितनी थी, 90 थी। ये तो मैंने थोड़ा गलत बना दिया, कर 100 से ऊपर जा रहा है, 100 से ऊपर तो ऑब्वियसली नहीं जाएगा ना, तो इसको मान लो ऐसे, इसको ऐसे मान लो। ठीक है, तो पहले 90 थी, यहाँ 100 हो गई। 40 पे पहले इतनी थी, यहाँ और बढ़ गई। ठीक है, तो वो लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट है। आगे समझ में? इसको डिसोसिएशन क्यों कहते हैं जबकि एसोसिएशन शो कर रहा है? दोनों नहीं शो कर रहा। ऑक्सीजन एसोसिएशन अगर आप ऐसे देखो एसोसिएशन कर रहा है, उल्टा देखो डिसोसिएशन कर रहा है, तो बस डिसोसिएशन बोल देते हैं इसको। अगर मैं उल्टा पढ़ने की बात कर रहा हूँ कि जैसे जैसे पार्शियल प्रेशर कम होगा तो वो एसोसिएशन डिसोसिएशन होनी शुरू हो रही है ना, तो इसलिए डिसोसिएशन भी बोल देते हैं। H+ की कॉन्सेंट्रेशन क्यों इफेक्ट कर रहा है? कुछ इफेक्ट्स होते हैं यार, हल्डेन इफेक्ट, बोर इफेक्ट, पहले पढ़ाते थे, बट आपको पढ़ने की जरूरत है नहीं। क्यों? क्योंकि वो क्वेश्चन आते नहीं है। ठीक है, तो बस याद रख लो। बेसिकली याद करने की भी जरूरत नहीं है, लॉजिकल है। CO2 PCO2 जैसे जैसे बढ़ेगा सेचुरेशन कम होगी, है ना, PCO2 बाइंडिंग कम करेगा, और CO2 वाटर के साथ मिलकर क्या बनाती है, H2CO3। H2CO3 किसमें टूटता है, बाइकार्बोनेट और H+। सो ऑब्वियसली जब CO2 बढ़ेगी
रिएक्शन में हमने केमिस्ट्री में पढ़ा है ना, CO2 प्लस H2O क्या बना रहा है, H प्लस प्लस बाइकार्बोनेट। CO2 बढ़ेगी तो रिएक्शन इधर जाएगा, तो H प्लस भी बढ़ेगा, तो जो CO2 का इफेक्ट होगा वही H प्लस का इफेक्ट होगा। याद रखोगे, कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, चलो फिर कल मिलते हैं, बाय, गुड नाइट।